नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निश्चित भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से 51 शिक्षक भर्ती। विभाग ने अपात्र शिक्षकों को नोटिस भेज जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में खुलासा हुआ है। फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा हुआ। न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन के निर्देश पर नोटिस जारी हो रहा है। बड़ी जानकारी है, शिक्षा विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के 51 मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। हाईकोर्ट के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया, आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है? शिक्षा विभाग में फर्जी तौर पर जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे जो है नौकरी पाने वालों का मामला खुलासा हुआ है पूरा। और देखा जाए तो इसमें 51 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र देकर जो है नौकरी हासिल की है। और इसमें जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो है इसको लेकर के पूरी तरह से निर्देश दिए हैं और मेडिकल जांच में पूरी तरह से खुलासा हुआ है, जिसको लेकर के राज्य मेडिकल जो विभाग है उसको भी पूरी तरह से अब इस पूरे प्रकरण में जांच के निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि आखिरकार ये फर्जी प्रमाण पत्र जो है वो किस तरह से तैयार किए गए, आखिरकार इसमें किस तरह के तथ्य जो हैं वो छुपाए गए हैं। पूरी जानकारी इनसे हासिल की जाए, इनसे पूछताछ भी की जाए कि आखिरकार ये प्रमाण पत्र कहाँ से और किस तरह से तैयार कराए गए थे। तो निश्चित तौर पर विभाग जो है उसी पूरे प्रकरण पर जांच प्रारंभ कर चुका है। और निश्चित तौर पर जो है इसकी जांच पूरे होने के बाद अब जो है कहीं ना कहीं इनकी जो है नौकरी भी जो है जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से इन्होंने जो है ये प्रमाण पत्र बनवाए और सीधे तौर पर फर्जी पाए गए हैं। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य मेडिकल बोर्ड की जांच में ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, अब तक और कितने प्रकरण सामने आ चुके हैं? क्योंकि अभी कुल मिलाकर 51 मामले तो प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार कितने बड़े और खुलासों की उम्मीद लगाई जा सकती है? हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से 51 मामले निकल कर सामने आए हैं उसके बाद जो है राज्य की जो टीम है पूरी जो इनको नियुक्त किया गया है उनको देखा जाए तो वो लगातार इसी पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और खुफिया जांच जो है चल रही है, जिसमें अब जो है देखना होगा कि आखिरकार 51 के बाद ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि दिव्यांग के जो प्रमाण पत्र ये बनवाए गए ये फर्जी तौर पर जो है निकल कर सामने आए। उसके बाद जो है कोर्ट ने इसको निर्देश दिए और कोर्ट के निर्देश के बाद जो है लगातार पूरी जो जांच चल रही है उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है और शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी तौर पर तैयार कराए हों, जिनके सहारे जो है वो नौकरी की जा रही हो। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि विभाग किस तरह की जो है जाँच करने के बाद क्या और बड़ा खुलासा होता है, क्या और लोग भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, क्योंकि 51 की सूची तो जो है पूरी तरह से सामने आ चुकी है। बिल्कुल योगेश, और इसी के साथ न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन के निर्देश पर जो नोटिस जारी हुआ है उसका कब तक जवाब देने के लिए कहा गया है? देखिए इस तरह से इस पूरे प्रकरण पर जो है जवाब मांगा गया है, ये कहा गया है कि जल्द इस पर जवाब दिया जाए। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो दिव्यांगजन के अधिकारों के साथ खिलवाड़ जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है वो आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों इतनी बड़ी धांधली जो है वो की गई है, क्या इसके मंसूबे थे, किस तरह के कारण ये जो है आखिरकार इस तरह के प्रमाण पत्र क्यों फर्जी बनवाए गए। और साफ तौर पर यह भी पूछा जा रहा है कि इसके अलावा जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं कहाँ से बनवाए गए थे, कौन सा सेंटर था जहाँ से ये प्रमाण पत्र को तैयार कराया गया। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर अब पूरी तरह से जाँच जो है वो चल रही है और जांच की आज कहां तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो टीम है वो अब पूरी तरह से खंगालने में लगी हुई है खाके को कि आखिरकार 51 के बाद ये आंकड़ा कहीं और तो नहीं बढ़ रहा है और खास तौर पर इसका मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा योगेश। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और वो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी रानीपुर रिछाल पहुंचेंगे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी सहभागिता कर सकते हैं। कार्यक्रम में शोधपीठ और विद्वानों से भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार स्थित श्री गोविंद सिंह
शोध पीठ में श्रद्धा, आध्यात्मिक और ज्ञान से भरपूर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अवसर पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंगलाचरण और गुरुवाणी के स्वर से हुई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय के विद्वान और शोधार्थियों ने गुरु तेग बहादुर साहिब के आध्यात्मिक विचारों, त्याग और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिए गए ऐतिहासिक बलिदान पर प्रकाश डाला। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान न केवल सिख इतिहास का एक पूरी तरह से व्यक्तित्व है, बल्कि संपूर्ण मानवता का गौरव है। विश्वविद्यालय में हमारे जो गुरु गोविंद सिंह शोध पीठ के तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 वर्ष हो रहे हैं बलिदान के, उसपे 2 दिन की यहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में और हमारे विश्वविद्यालयों में हम अपने जितने महापुरुष हैं उनकी व्याख्यानमाला करा रहे हैं, ताकि नई पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कितना काम अपने जीवन में किया था। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां बलिदान दिवस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और उनके यहाँ पर बलिदान को याद करते हुए उनकी प्रेरणा मार्गों पर चलने के लिए सभी को संबोधित करते हुए निर्देश दिए गए और ऐसे में ही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां संगोष्ठी कार्यक्रम। और इसी बीच आपको बता दें कि आज 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे और वो उत्तराखंड की संस्कृत अकादमी रानीपुर झाल पहुंचेंगे, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी वो भाग लेंगे। और इस संगोष्ठी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। तमाम तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहने जा रहे हैं, उसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देवम मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। देवम, जानना चाहूंगी कि आखिरकार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं, आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी आज जो है हरिद्वार दौरे पे रहेंगे। वे सुबह 11:20 पे उत्तराखंड संस्कृत अकादमी रानीपुर झाल पहुंचेंगे। इसके बाद वे गुरु तेज बहादुर सिंह जी के 350वीं बलिदान दिवस पर आयोजित द्वितीय दिव्य राष्ट्रीय संशोधन में भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी कर सकते हैं सहभागिता। कार्यक्रम में शोषण पीठ और विद्वानों से भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम के बाद 1:30 पे मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है देवम, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज तेगाली चौल में त्रैमासिक बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी ने की और इस प्रशिक्षण में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं ने भाग लिया और आत्मरक्षा के गुणों को सीखा। कार्यक्रम में बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम प्रभारी दीपा बोरा ने कहा कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हर छात्रा को लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण से छात्राएं मजबूत बनती हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3 माह तक ये प्रशिक्षण हमारे विद्यालय में चला। पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण यहाँ पर किया गया और प्रशिक्षक के रूप में श्री दीपक अधिकारी जी जो प्रख्यात कराटे कोच हैं और उनकी शिष्या प्राची मैम, इनके द्वारा हमारे विद्यालय की बालिकाओं को ये प्रशिक्षण दिया गया और 3 माह तक बच्चों ने सुंदर तरीके से प्रशिक्षण लिया। आज 3 माह पूर्ण होने के बाद हम लोग इसका समापन आज यहाँ पर कर रहे हैं और बच्चे
अब पारंगत इतने हो चुके हैं कि अपना स्वयं का बचाव कर सकते हैं। जिस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण यहाँ पर लिया का उद्देश्य था, उसकी पूर्ति होती हुई हमें दिख रही है। और पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में आज इस 3 माह के सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन समारोह है और ये जो प्रशिक्षण है ये 3 मास तक हमारी बालिकाओं ने लिया था। श्रीमान दीपक सिंह अधिकारी जो कि कोच थे इस प्रशिक्षण के, और साथ में प्राची ओली मैम जो कि इसकी प्रशिक्षण रही हैं। तो अब बालिकाओं के मध्य सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। मसूरी की मनमोहक वादियों में आयोजित मसूरी अल्ट्रा मैराथन में देश भर से पहुंचे धावकों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दौड़ का रोमांच बढ़ा दिया। प्रतियोगिता के समापन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने आयोजन को शीतकालीन पर्यटन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही लद्दाख में तैनात जवान बता दें कि तेसवांग ने बिना खास तैयारी के दौड़ में हिस्सा लिया और करीब 3 घंटे 40 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी पूरी करके पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि मसूरी उनका पसंदीदा शहर रहा है, यहाँ दौड़ना हमेशा से विशेष अनुभव देता है। देखिए, आज टॉम वॉल्टर पद्मश्री जो मसूरी से थे, उनकी स्मृति में आज अल्ट्रा मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया जिसमें 425 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और जो उनकी टाइमिंग रही रेस के अंदर बहुत ही सराहनीय है। हमारी चेयरमैन साहब भी दौड़ी 5 किलोमीटर। मैं तो सोचता था कि ये खाली राजनीति में आगे दौड़ रही है, लेकिन ये यहाँ भी दौड़ में भी सबसे आगे दिखाई दी। ये भी अच्छा संकेत है। और ऐसे आयोजनों के माध्यम से जो हमारा सुंदर मसूरी का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। बहुत कृपा है कि मसूरी में शायद ऐसा इवेंट कभी नहीं हुआ पहले, और बिल्कुल स्मूथली इवेंट हुआ। लगभग 450 रनर्स दौड़े और खाली दिल्ली नहीं, पूरे देश के रनर्स थे। आर्मी से थे, लद्दाख से थे, मध्य प्रदेश से थे, ITBP था, और हमारे स्थानीय लोग, हमारे मसूरी और मसूरी के आसपास के बच्चे थे और कुछ सीनियर्स भी थे। एक बहुत ही अद्भुत और एक नायाब इवेंट ये हुआ, जिसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उत्तराखंड टूरिज़्म का, उत्तराखंड सरकार का, नगर पालिका परिषद का, मसूरी के समस्त ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें मसूरी पुलिस, लंडौर कम्युनिटी हॉस्पिटल, होटल एसोसिएशन, प्रेस क्लब, मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। एज अ बिलोंग्स करता हूँ इंडियन आर्मी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर से, तो कुछ एक महीने छुट्टी के लिए आया था मैं यहाँ देहरादून में। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पे 3 साल मैंने यहाँ पढ़ाई किया टिबेटन स्कूल में, तो यहाँ से मुझे एक पता चला कि यहाँ पे एक अल्ट्रा मैराथन ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, श्योर मैं करता हूँ, क्योंकि अभी भी इतना प्रैक्टिस में नहीं था। पहले प्रैक्टिस पे था, अभी थोड़ा गैप हुआ 1 महीने का लगभग, तो तब भी मैंने बोला हाँ कर लूँगा। फिर अच्छा है क्योंकि देहरादून की यादें साथ थी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक पॉल्यूशन में रन करता हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और मैंने फर्स्ट टाइम 6000 फीट के ऊपर दौड़ा है 50 किलोमीटर, और मैं सेकंड रनर अप यानी 3rd प्लेस था। 1 मिनट से सेकंड छूटा, बट मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है कि मैं यहाँ आकर रन कर रहा हूँ, यहाँ के पहाड़ियों के साथ रन कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 4 घंटे 27 मिनट 55 सेकंड में रन किया है, और ये मेरे लिए बेस्ट टाइमिंग है इन हिल्स पे करने के लिए। काफ़ी चैलेंजिंग था। ITBP के जवान भी अच्छे सपोर्ट कर रहे थे, और काफ़ी हाइड्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रूट, बहुत अच्छा वेदर, और इतना ही कहना चाहूँगा। और जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की ही पैदाइश है मेरी एक्चुअली। इस रन के बारे में बोलूँगी, क्या एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। हमारे दिल्ली में ना पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है, स्पेशली एथलीट्स के लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया निकलना, भागना, उस पोल्यूटेड एयर में भागना, जिसके कारण ना बहुत सारी बीमारियाँ ये सब हम लोग फेस करते हैं, ब्रीदिंग के इशू होते हैं। बट यहाँ जब मैं रन कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं हेवन में हूँ बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो
बाकी वैसे तो मैंने आज तक मैं काफ़ी सारी 50 से ऊपर मतलब रन्स कर चुकी हूँ और मैं 5-6 साल से बैक टू बैक मतलब जीतती आ रही हूँ। अभी मैंने इस साल बॉस्टन में यूएस गई थी रन के लिए, जिसमें मेरा 3 घंटा 19 मिनट में मैंने कंप्लीट किया था। नैनीताल जू के जानवरों को ठंड का एहसास ना हो, इसके लिए जू प्रबंधन ने जानवरों के लिए खास व्यवस्था की है। दिन में तो मौसम जितना खुशगवार है, रात में उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंड देखने को मिलती है। आम आदमी के साथ जू के ये जानवर भी ठंड से परेशान हैं। दिन में ये जानवर धूप का लुत्फ उठा रहे हैं तो सर्द रातों की ठंडक इन बेजुबानों को परेशान कर रही है। बाड़ों में कैद इन जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन कई उपाय करने पर जुटा है। जहाँ एक ओर काले भालुओं को विशेष तौर पर अतिरिक्त शहद और गुड़ दिया जा रहा है, तो वहीं कैट फैमिली के जानवरों को दिए जाने वाले प्रोटीन युक्त मांस की मात्रा बढ़ा दी गई है। साथ ही प्राणी उद्यान के पक्षियों को अतिरिक्त मात्रा में अंडे दिए जा रहे हैं ताकि पक्षियों के शरीर में गर्मी बनी रहे। अभी समय जैसे हमारा जो शीतकालीन समय आता है तो उस समय अभी हमने डॉक्टर साहब से वो करके डॉक्टर साहब की सलाह पर जैसे जो कार्निवोर्स हैं उनके लिए प्रोटीन मल्टीविटामिन और इस टाइप की जो डाइट है वो शुरू कर दी है। उसके अलावा भालू के लिए जो है शहद हो गया या अन्य जो है कार्निवोर्स के लिए या पक्षियों के लिए जो है अंडे इस टाइप की व्यवस्था गर्म खाने की व्यवस्था कर दी है। उसके अलावा भी हमारे द्वारा जो है उनके जितने बाड़े हैं, उनके नाइट शेल्टर हैं, इनमें जो है हवा की ठंडी हवा की रोकथाम के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, जिसमें जो है वेंटिलेटर और अन्य चीज़ें सुरक्षित कर दी है। जाड़ों में स्पेशली वही प्रोटीन युक्त जैसे अंडा हो गया या कार्निवोर्स में अंडा बढ़ाया जाता है और जैसे भालू है इनको शहद की मात्रा बढ़ा के दी जाती है। ये जैसे जैसे डॉक्टर साहब हमें सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से इनको भोजन की मात्रा दी जाती है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। विकासनगर में शक्ति नहर के किनारे यूजीवीएनएल की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों पर आज तड़के से ही बड़ा बुलडोजर एक्शन चला है। शक्ति नहर के किनारे डालीपुर, डकरानी, कुल्हाल समेत 6 गांव में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि उज्जवल क्षेत्र की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण में 111 अवैध संरचनाएं चिन्हित की गई। रविवार को चली इस कार्रवाई में 65 संरचनाओं को जमींदोज किया गया। इनमें से आवासीय मकानों के साथ धार्मिक संरचनाएं भी शामिल है। और हमारे पूर्व अब से नहीं 70-80 साल 90 साल से यहीं पे रहते आ रहे हैं। और आज ये जो ध्वस्तीकरण यहाँ पे अतिक्रमण चला रखा है, इस अतिक्रमण को रोकने के लिए अभी हमारे को 3 दिन पहले नोटिस जारी किए गए थे। 3 दिन से हम पटवारी के पीछे पीछे घूम रहे कि हमारे को इसके खसरा नंबर निकाल के दे, लेकिन पटवारी ने बिल्कुल भी मतलब हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया, किसी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि मैं तो अपनी ड्यूटी पे हूँ, अभी मैं ड्यूटी नहीं जा रहा, अभी मैं ऑफिस नहीं जा रहा, और हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर हम इनको कुछ वेरीफाई कराते हैं किसी पेपर को तो हम किससे कराते हैं? इतने सालों से आपको नोटिस भी दिए गए, कई बार नोटिस दिए, तो आपने इससे पहले संज्ञान नहीं? देखिए सर, पहले इन लोगों ने जब हमारे को नोटिस दिया था वो हमारे को इनका 29-30 नंबर का दिया था। वो इनकी भूमि हम लोगों ने सब खाली करके इसमें सब कुछ लग चुका था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो प्रवृत्ति ही यही है, उजाड़ो, बेघर करो। जो कि सरकारें कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकारें कहती हैं कि हम गरीबों को आशियाने देंगे, मालिकाना हक देंगे, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देंगे। योजनाएं भी चलती हैं, कहीं प्रधानमंत्री योजना, कहीं मुख्यमंत्री योजना। लेकिन जो 50-50 साल से 60-60 साल से, यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा वर्षों से जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको ना तो उनके लिए कोई कहीं पे व्यवस्था की गई, ना उनको उपयुक्त समय दिया गया, और सीधे सीधे यहाँ पे पहले चरण में भी अब दूसरी बार भी एक तानाशाही के तौर पे बुलडोजर चला के उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो तानाशाही सरकारें हैं, मौजूदा सरकार है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है कि ये तानाशाही कर रही है। इस सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के क्रम में आज यूजीवीएनएल के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 111 टोटल स्ट्रक्चर है, जिसमें से अभी 65 स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए। जो भी अवैध संरचनाएं निर्मित थी, आवासीय भवन और अन्य संरचनाएं, उनको
उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दीपावली के एक महीने बाद मंगसीर बग्वाल मनाया जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। उत्तरकाशी में लोकगीतों की थाप से सजी मंगसीर बग्वाल पौराणिक संस्कृति को देखने के लिए भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। कितनी छा ये धीरे धीरे विलुप्त होने का कगार पर छा। ये का वास्ता जो मंगसीर बग्वाल को जो आयोजन करे जाऊँ वो अनघा फाउंडेशन द्वारा करे जाऊँ, ताकि हमारी जो विलुप्त संस्कृति छा वो जीवित रहो और जो आने वाली पीढ़ी छा वो हमारा रीति रिवाज, हमारा जो पहनावा, हमारो खानों पीनों जो गैत की सूप और भरी स्वाली इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के भोजन एक में बनता यो ते हमारी आने वाली पीढ़ी समझी सकूँ, जानी सकूँ और हमारी संस्कृति के पूरा भारत लोग जानी सकूँ। ये का वास्ता ये को आयोजन करे जानू आज बनाई जाती है। मंगसीर बग्वाल का आयोजन 21 से 23 नवंबर 2025 तक रामलीला मैदान उत्तरकाशी में किया जा रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में दीपावली के एक महीने बाद मंगसीर की बग्वाल को मनाया जाता है। कहते हैं कि राजशाही के समय जब तिब्बत ने टिहरी रियासत पर हमला किया था, तो टिहरी के राजा ने तिब्बत से लड़ने के लिए माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में अपनी सेना युद्ध के लिए भेजी थी। सबको मेरा प्रणाम। और आज हमारे उत्तरकाशी नगरी में हमारी मंगसीर बग्वाल का आयोजन किया जा रहा है। ये मंगसीर बग्वाल का आयोजन माधव सिंह भंडारी के जब अपना रण क्षेत्र से वापस आते हैं, तो जो हमारी देश की बग्वाल दिवाली थी उसको नहीं मना पाए, तो उन्होंने फिर हमारे गढ़वाल में ये मंगसीर बग्वाल मनाई जाती है। और इस अवसर पर पूरा जो हमारा गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी और पूरा जो हमारा गढ़वाल खंड है वो ये मंगसीर बग्वाल मनाता है। और निरंतर यहाँ पर रस्साकसी का खेल, मुर्गा पकड़ और जो बैलू घुमाने का सारे परंपरागत जो हमारे खेल हैं उनका भी आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि दीपावली के एक महीने बाद जब हमारी सेना तिब्बत पर विजय प्राप्त कर यहाँ लौटी थी, तो उन्हीं सैनिकों के स्वागत में भैलो जलाकर इनका स्वागत किया गया था। तब से लेकर आज तक इस दीपावली का आयोजन किया जाता है। अनघा माउंटेन एसोसिएशन की तरफ से हर साल रामलीला मैदान उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया जाता है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बग्वाल जो कि हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का एक प्रतीक है और इसको मंगसीर बग्वाल कहते हैं। और ये जो वीर गाथाएं हैं हमारी वीर भड़ों की या वीर जो योद्धा यहाँ पे रहे थे उनकी जो वीर गाथाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाता है। 19-20 सालों से इसका एक प्रयास किया जा रहा है कि ताकि ये बच्चों को, बुजुर्गों को, युवकों को, युवतियों को हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में जानकारी हो। तो इसमें गणभोज होता है, गण संग्रहालय होता है, गण प्रतियोगिताएँ होती हैं, ओपन रस्साकसी होती है। तो ये कहीं न कहीं से लोगों को जोड़ने का समावेशी एक ये पहल है। यहाँ के युवाओं ने इसको जीवित रखने के लिए और जीवित रखने के लिए जो प्रयास किया है और जो इसमें सहयोग दिया है और अपने को इसमें समर्पित किया है, तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी को आह्वान करता हूँ। आप उत्तरकाशी में हैं, आप जरूर इसका लाभ लीजिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में हर एक इलाके की अपनी मान्यताएं हैं, जिसे सदियों बाद भी आज के दौर में भी मानते हैं। इस दौरान गांव या शहर से बाहर रहने वाले भी गांव आते हैं और उत्साह के साथ त्योहार में शामिल होते हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।